गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। कठिन दौर से आप गुजरे हैं और कोरोना काल में आप लोगों ने बहुत टफ टाइम निकाला है। बहुत लोगों ने अपनों को भी खोया है, लेकिन हम ऐसी आशा करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। मैं अमर विश्नोई आपके सामने फर्स्ट टाइम लाइव क्लास में कंसेप्ट आरएनए की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग। महेंद्र सिंह गुड इवनिंग बेटा। दिलीप, विनय, सहदेव, ईशु गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी जुड़ जाएं आप लोग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर हम बात करें आज की इस क्लास के पहले, तो एक बेहद ज्वलंत मुद्दा और यूं माने अपन मेल नर्सेज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो अभी चल रहा है, उसके ऊपर अपन 2 मिनट डिस्कस करना चाहेंगे। अगर अपन देखें, यहां पर लिखा हुआ है पहचानो कौन। जिस प्रकार से इस पीपी किट में पता नहीं लग रहा है कि कौन मेल नर्सेज है और कौन फीमेल नर्सेज है, तो अभी जो एक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मेल नर्सेज के साथ, या लिंग के आधार पर जो ये भेदभाव हो रहा है, नॉरसेट के अंदर 80-20 का जो ये रेशो किया है, हम सभी, और अगर अपन बात करें कंसेप्ट आरएनए परिवार की तरफ से, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और जितने भी ऑल इंडिया नर्सेज यूनियन, जितने भी हमारे नर्सिंग के साथी, जितने भी लीडर्स हैं, उनसे, और हमारे ऊपर जितने भी अधिकारी जो है उनसे, और जो हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर की अगर अपन बात करें, तो हम सबसे अपील करते हैं कि ये जो मेल नर्सेज के लिए जो टफ टाइम है, ये इनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, इसको खत्म करने के लिए नर्सेज, चाहे वो मेल हो और फीमेल हो, उन सबको अगर अपन बात करें तो समान अधिकार हो, सबके साथ समानता से अगर उनको एक ही नजरिए से देखा जाए, और ये जो 80-20 का जो नॉरसेट के अंदर रेशो को स्टेब्लिश किया है, इसको जितना जल्दी हो सके इसको हटाया जाए। और वैसे भी अगर अपन बात करें तो एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री नर्सेज के लिए तालियां थालियां बजवा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये 80-20 का रेशो ला करके उन्होंने मेल नर्सेज को गर्त में डालने का जो काम किया है, हम उनसे भी अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस 80-20 के रेशो को खत्म किया जाए, मेल नर्सेज को भी बचाई जाए। और ना जाने कितने हमारे मेल नर्सेज साथी हैं जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी है इस कोरोना काल के अंदर। हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, चाहे वो फीमेल नर्सेज हो, चाहे वो मेल नर्सेज हो। तो फिर मेल नर्सेज के साथ भेदभाव क्यों है? तो सभी लोग कोशिश करें, जितना हो सकता है ट्वीट रीट्वीट करके इसको एक ट्रेंड पे लाएं, जितना अपनी तरफ से योगदान हो सकता है वो दें। जितने भी साथीगण जो मेल नर्सेज है, चाहे फीमेल नर्सेज है, इस वक्त सर्विसेज के अंदर है, वो भी अपने जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनके साथ आए, उनके लिए अपनी तरफ से जितनी हो सकती है मदद करें। और कंसेप्ट आरएनए हर टाइम इस 80-20 रेशो हटाने के लिए जितनी भी मदद होगी और जो भी ये कर पाएगा, हमेशा अपने मेल नर्सेज साथियों के साथ है, और हर प्रकार से जो नर्सिंग फेटर्निटी के बेटरमेंट के लिए जो भी होगा उसके लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ये मीटिंग होनी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी, या अगर अपन बात करें केंद्रीय संस्थान निकाय की 2:30 बजे, उस मीटिंग के अंदर कुछ पॉजिटिव माइनट्स निकल करके आए, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले, और जो ये 80-20 का जो रेशो है वो जल्दी से जल्दी उसको खत्म किया जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अगर अपन बात करें तो इसके लिए अपन बात करेंगे सेव मेल नर्सेज के ऊपर आप हैशटैग करके ट्वीट करें, स्टॉप जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन 5th CIB, या जिसको हम कहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी मीटिंग जो कल है, उसके अंदर इस 80-20 को हम शायद नहीं देखेंगे। और उम्मीद हम ऐसी करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो मेल नर्सेज के साथ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ये खत्म हो जाए। ऐसी उम्मीद के साथ आज की अपन क्लास शुरू करते हैं। अगर अपन बात करें दोस्तों आज की क्लास के बारे में, तो आज की जो अपना क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रीनल सिस्टम से रिलेटेड अपन डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने से पहले कुछ 4 लाइनें जो अपन हमेशा क्लास के अंदर बात किया करते थे वही आपके लिए एक बार फिर से है, और वो ये लाइनें हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में
जरा तू हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, जरा तू हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, जरा तू सब्र तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, जरा तू सब्र तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं। मिलेगी तुझे भी तेरी मंजिल, बस जरा ईमानदारी से मेहनत तो कर। तो सब अच्छा करेंगे, 80-20 भी हट जाएगा। एक अच्छा टाइम आएगा जिसमें हम सारे लोग फिर से खुशियां मनाएंगे जब ये 80-20 हट जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग पॉजिटिविटी में रहें और इस पे ज्यादा ध्यान ना देकर के आज के इस सेशन के बारे में आप देखें। इसमें अपन डिस्कस करने जो आज जा रहे हैं वो अपन बात करेंगे रीनल सिस्टम से रिलेटेड। रीनल सिस्टम की अगर अपन बात करें तो रीनल सिस्टम या इसी को हम कहते हैं यूरिनरी सिस्टम, ये हमारी बॉडी का एक बेहद महत्वपूर्ण सिस्टम है। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, चाहे वो नॉर्थ सेट का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो डीएसएसबी का एग्जाम हो, चाहे वो ईएसआईसी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के अंदर 6 से 8 क्वेश्चन इस रीनल सिस्टम से देखने को मिलते हैं। तो यानी कि अगर अपन बात करें तो ये बेहद इंपॉर्टेंट सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का। और इस रीनल सिस्टम से रिलेटेड अपन आज के इस सेशन में क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डील करेंगे। आपको साथ में क्वेश्चन के आंसर भी पुट करना है और जितना भी हम डिस्कस करेंगे उसको इसी क्लास के अंदर आपको मेमोराइज करना है। अगर अपन बात करें इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, अगर अपन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपन ने यहां पे लिखा हुआ है द ब्रांच यूरोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ ऑल फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी सिस्टम एक्सेप्ट। क्वेश्चन की लाइन को समझिए। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि मेडिकल साइंस की जो ब्रांच है यूरोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ ऑल फॉलोइंग ह्यूमन बॉडी सिस्टम, यानी कि क्वेश्चन की लाइनिंग है कि जो मेडिकल साइंस की ब्रांच यूरोलॉजी है उसमें फॉलोइंग में से कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में डील नहीं की जाती है, जिसके बारे में स्टडी नहीं किया जाता है। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन आपके सामने ए, बी, सी और डी है, इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में इस यूरोलॉजी वाली ब्रांच के अंदर डील नहीं किया जाता है। अगर अपन बात करें, देखिए 1 बाय 1 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ए लिखा हुआ है मेल यूरिनरी सिस्टम, ऑप्शन बी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑप्शन सी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऑप्शन डी है मेल यूरिनरी सिस्टम। आंसर पुट करिएगा प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। मंजू जाट, शिवानी भारद्वाज, गोमती कुमारी, पूजा, परवीन, अमृता, दीपिका, सुमन, गुड, बहुत बढ़िया। अगर अपन बात करें इस यूरोलॉजी के बारे में तो बेसिकली इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा बी। बी राइट चॉइस है। देखिएगा, अगर अपन बात करें तो यूरोलॉजी बेसिकली मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर मेल यूरिनरी सिस्टम, अगर कोई मेल पर्सन है और उसके यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए उसके अंदर यूटीआई हो गया हो, तो यूटीआई होने पर अपन या उसके अंदर ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन जिसको हम कहें सिस्टाइटिस हो गया हो, तब हम उसको गाइड करते हैं कि आपको यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में या यूरोलॉजिस्ट से जाके दिखाना है। तो हम कह सकते हैं कि मेल यूरिनरी सिस्टम को भी यूरोलॉजी में इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन सी देखिए लिखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तब भी हम उस पर्सन को गाइड करते हैं कि आप भी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाके दिखाएं। एक पर्सन है जिसके अंदर टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन हो गया है, एक पर्सन है जिसके अंदर सीमन एनालिसिस करवाना है, एक पर्सन है जिसके अंदर स्पर्म काउंट डिक्रीज हो गए हैं, एक पर्सन है जिसके अंदर मेल पर्सन में एपिडिडाइमाइटिस हो गया है, एक पर्सन है जिसके अंदर हाइड्रोसिल हो गया है या स्क्रोटल सैक में फ्लूइड कलेक्शन हो गया है। यानी कि वो प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, लेकिन तब भी हम उसको कहेंगे कि आपको कौन सी ब्रांच में दिखाना है, यूरोलॉजी के अंदर। और तीसरा लिखा है यहाँ पे डी ऑप्शन लिखा हुआ है फीमेल यूरिनरी सिस्टम, अगर किसी फीमेल के अंदर यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी किस ब्रांच के अंदर डील किया जाता है, आंसर जाएगा यूरोलॉजी के अंदर। एक फीमेल के अंदर अगर यूटीआई की हिस्ट्री है तब भी हम उसको गाइड करेंगे कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाके दिखाना है, तो हम आंसर देंगे यूरोलॉजी के अंदर दिखाना है। बट दोस्तों यहां पर याद रखिएगा,
यहां लिखा हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो चाहे फेलोपियन ट्यूब हो, चाहे यूट्रस हो, चाहे वेजाइना हो, चाहे सर्विक्स हो, चाहे ओवरी हो, इनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो, तब हम उसको जाकर के ये नहीं कहेंगे कि आपको यूरोलॉजी के अंदर जाना है। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तब उसको अपन कहेंगे आपको किस में दिखाना है, गायनेकोलॉजी के अंदर दिखाना है। यानी कि गायनेकोलॉजी मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जो किससे रिलेटेड है, तो आंसर देंगे अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डील किया जाता है गायनेकोलॉजी के अंदर। बाकी ये तीनों सिस्टम, मेल यूरिनरी सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल यूरिनरी सिस्टम, ये किससे रिलेटेड है, तो हम कहेंगे ये यूरोलॉजी के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर अपन बात करें जिस प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के से रिलेटेड जो ब्रांच है उसको हम गायनेकोलॉजी कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से वैसे तो हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, यूरोलॉजी के अंदर। लेकिन आजकल जैसे जैसे मेडिकल साइंस डेवलप होती जा रही है, वैसे वैसे इसके अंदर एक स्पेसिफिक ब्रांच बनी है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो स्पेसिफिक ब्रांच है उसको हम कहते हैं एंड्रोलॉजी। यानी कि जिस प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड या संबंधित ब्रांच है अलग से, जिसको हम गायनेकोलॉजी कहते हैं, उसी प्रकार से वैसे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी यूरोलॉजी में की जाती है, बट जैसे जैसे अगर अपन स्पेसिफिकली बात करें तो इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक अलग से ब्रांच है जिसको हम एंड्रोलॉजी या इसी को कहा जाता है साइंस ऑफ मैन। क्लियर है? उसके बाद में अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ किडनी। डेवलपमेंट ऑफ किडनी टेक प्लेस इन द, किडनी का डेवलपमेंट कौन से रीजन में होता है, आंसर पुट करिएगा। ऑप्शन ए है इसके अंदर सर्वाइकल रीजन, ऑप्शन बी है थोरेसिक रीजन, ऑप्शन सी है लंबर रीजन एंड ऑप्शन डी है सैक्रल रीजन। आंसर पुट करिएगा प्लीज। वेरी गुड। महेश, ईशु, प्रियंका, सुरेश, नितेश, अतुल, मामराज गुजर, महेंद्र राजपूत, सुमन चौधरी, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर अपन बात करें डेवलपमेंट ऑफ किडनी, यहां पर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम बात किसके अंदर कर रहे हैं, एम्ब्रियो के अंदर, इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर किडनी का डेवलपमेंट कौन से रीजन में होता है। यहां अगर अपन रीजन की बात करें, यहां पे अपन बात कर रहे हैं सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन या सैक्रल रीजन। तो पहली बात तो ये रीजन क्या है, तो अपन बात करें अपनी जो बैकबोन होती है, बैकबोन या जिसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी, इस बैकबोन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर हम हमारी बैकबोन की बात करें या रीढ़ की हड्डी की बात करें तो इसको हम वर्टिब्रल लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग क्षेत्र में या रीजन में डिवाइड किया हुआ है। जैसे ये नेक रीजन के अंदर यहां पर आपको दिखाई दे रही है ये वर्टिब्रल जो कॉलम है, इसमें ये जो वर्टिब्रा है और इनके मिलने से ये जो रीजन बनता है इसको हम कहते हैं सर्वाइकल रीजन। अगर अपन बात करें उसके बाद में ये जो इसका थोरेक्स वाला रीजन है, थोरेक्स के अंदर जो ये वर्टिब्रा है, इनके द्वारा जो यहाँ पर ये बैकबोन का जो रीजन बनता है इसको हम कहते हैं थोरेसिक रीजन। उसके बाद में यहाँ पर जो ये कमर वाला रीजन है इसको अपन कहते हैं, यहाँ की जो वर्टिब्रा है इसके द्वारा जो रीजन बनता है उसको हम कहते हैं लंबार रीजन। उसके बाद में आएगा सैक्रल और उसके बाद में आएगा कोक्सियल। अगर अपन बात करें हमारे वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन को अपन ने 5 रीजन में डिवाइड किया हुआ है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोक्सियल। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए ये एम्ब्रियो है तो इस एम्ब्रियो के अंदर भी बैकबोन होगी। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि इस एम्ब्रियो के अंदर जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है, जब ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं, ऑर्गन का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो उस दौरान इस एम्ब्रियो के अंदर किडनी का डेवलपमेंट सर्वाइकल में होता है, थोरेसिक में होता है, लंबर में होता है या सैक्रल रीजन के अंदर होता है। अगर अपन बात करें इसके अंदर एम्ब्रियो के अंदर, तो एम्ब्रियो के अंदर जो किडनी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है इनिशियली वो इस सैक्रल रीजन के आसपास में होता है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर अपन बात करें क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है वो ये पूछना चाह रहा है कि एम्ब्रियो के अंदर
जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है या जब ऑर्गन बन रहे हैं उस दौरान किडनी का डेवलपमेंट उसकी बैकबोन या उसके वर्टिब्रल कॉलम के किस रीजन के अंदर होता है, तो आंसर जाएगा सैक्रल रीजन के अंदर इसका डेवलपमेंट होता है। अगर अपन बात करें कि ये तो इसकी बात की अपने एम्ब्रियो के अंदर की डेवलपमेंट जो हुआ है वो सैक्रल रीजन के आसपास हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें एक एडल्ट पर्सन के अंदर कि क्या एडल्ट पर्सन के अंदर किडनी इस सैक्रल रीजन पे होगी, एम्ब्रियो के अंदर तो अपन ने बात की है कि एम्ब्रियो के अंदर किडनी का डेवलपमेंट जो होता है वो सैक्रल रीजन के आसपास होता है, लेकिन अगर हम बात करें कि जो ये सैक्रल रीजन में किडनी डेवलप होती है, क्या एक एडल्ट पर्सन के अंदर भी किडनी सैक्रल रीजन के अंदर ही रहती है, तो हमारा आंसर जाएगा कि जैसे जैसे एम्ब्रियो के अंदर किडनी डेवलप होती जाती है, डेवलप होने के बाद में किडनी अपवर्ड शिफ्ट होती जाती है, और अपवर्ड शिफ्ट होने के बाद में जो लास्ट में किडनी का लेवल होता है एग्जैक्ट लेवल वो ये होता है। अगर अपन बात करें अभी अपनी बॉडी के अंदर किडनी किस लेवल पर होगी, तो हम आंसर देंगे कि हमारी बॉडी के अंदर किडनी T12 to L3, T12 to L3। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। अगर आपसे पूछ ले कि नॉर्मली एम्ब्रियो के अंदर किडनी का डेवलपमेंट किस रीजन में हुआ, तो आंसर जाएगा कौन सा, सैक्रल रीजन। लेकिन अगर अपन बात करें अभी हमारी बॉडी के अंदर किडनी किस लेवल पर सिचुएटेड होती है, तो आंसर जाएगा T12 to L3। अगर अपन बात करें ये T12 क्या है, तो आंसर देंगे लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से थर्ड लंबार वर्टिब्रा तक एक्सटेंड होती है, और ये जो रीजन होता है जहां पर किडनी सिचुएटेड होती है, इस रीजन को कहा जाता है फ्लैंक रीजन, यानी कि किडनी फ्लैंक रीजन के अंदर T12 to L3 के लेवल पर सिचुएटेड होती है। अगर अपन बात करें इसके अंदर कि ये जो क्वेश्चन था जिसको अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने लिखा है कि किडनी का डेवलपमेंट बेसिकली किस रीजन के अंदर होता है, तो उसके अंदर ऑप्शन थे सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबार रीजन और सैक्रल रीजन। तो हम कहेंगे कि किडनी का डेवलपमेंट जो होता है वो एम्ब्रियो के अंदर बेसिकली किस रीजन में होता है, सैक्रल रीजन के अंदर होता है। तो डेवलपमेंट से लगे हाथ कुछ और पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से इंपॉर्टेंट भी है और जिनको आपको याद भी रखना है। डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है जिसमें आपको याद रखना है कि किडनी का डेवलपमेंट 21st 22nd डे पे हो जाता है, यानी कि कंसीव करने के बाद में इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर 21 से 22वें दिन किडनी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। यानी कंसीव करने के बाद में कौन से डे पर किडनी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो आंसर याद रखना है 21 से 22वें दिन स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा अगर अपन बात करें कि कौन सी जर्मिनल लेयर के द्वारा होता है, तो किडनी का डेवलपमेंट जो होता है वो मेसोडर्म के द्वारा होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि किडनी का डेवलपमेंट कौन सी जर्म लेयर के द्वारा होता है, तो आंसर जाएगा मेसोडर्म के द्वारा। दूसरा ये भी याद रखें, ये मान लीजिए रीनल सिस्टम है, और अगर हम कंप्लीट रीनल सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट रीनल सिस्टम के अंदर मात्र एक किडनी ही ऐसा ऑर्गन है, किडनी ही ऐसा ऑर्गन है जिसका डेवलपमेंट मेसोडर्म के द्वारा होता है। इसके अलावा चाहे वो यूरेटर हो, चाहे वो यूरिनरी ब्लैडर हो, चाहे वो यूरेथ्रा हो, और चाहे मेल के अंदर यूरेथ्रा के सराउंडिंग में पाई जाने वाली ग्लैंड जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर, इन सब का डेवलपमेंट जो होता है वो होता है एंडोडर्म, यानी कि ये एंडोडर्मल ऑर्गन है। बाकी पूरे रीनल सिस्टम में एक किडनी ही ऐसा ऑर्गन है जिसका डेवलपमेंट मेसोडर्म जर्मिनल लेयर के द्वारा होता है। इसका डेवलपमेंट कंसीव करने के 21 से 22वें दिन पे स्टार्ट हो जाता है, और एम्ब्रियो के अंदर इसका डेवलपमेंट सैक्रल रीजन में होता है। यहां तक क्लियर है क्या? अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट की, अगर अपन बात करें तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर क्या किडनी काम करना शुरू कर देती है? आंसर जाएगा यस। इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर 12th वीक पर, याद रखिएगा 12th वीक पर इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर फीटस की किडनी काम करना शुरू कर देती है, यानी कि इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर ही किडनी यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। तो 12th वीक पर दो चीजें आपको पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से याद रखना है कि 12th वीक पर इंट्रा यूटेराइन लाइफ में किडनी एक तो यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है, और दूसरा 12th वीक पर ही सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है, यानी कि ये पता लगाया जा सकता है कि होने वाला बेबी जो होगा वो मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा। क्लियर है? और उसके बाद में कुछ और पॉइंट आपको याद रखना है। किडनी का डेवलपमेंट इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर 21 से 22वें दिन हुआ,
सैक्रल रीजन में हुआ, मीजोडर्मिनल जर्मिनल लेयर से हुआ, 12th वीक पर यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें किडनी का मैच्योरेशन कब हो जाता है, तो जन्म के बाद में 2 साल की एज पर किडनी का मैच्योरेशन होता है। यानी कि जन्म के बाद में 2 साल की एज पर एक बच्चे की किडनी ठीक उसी प्रकार से काम करेगी जिस प्रकार से एक एडल्ट पर्सन की किडनी काम करती है। इनिशियली आफ्टर बर्थ किडनी इमैच्योर होती है और इमैच्योर किडनी होने की वजह से बार बार डाइल्यूट यूरिन पास आउट करती है, और बार बार डाइल्यूट यूरिन पास आउट करेगी तो उसके साथ वाटर का लॉस ज्यादा होगा कि कम होगा, तो आंसर जाएगा अगर किडनी इमैच्योर है और डाइल्यूट यूरिन पास आउट कर रही है तो जल्दी जल्दी यूरिन की वजह से पानी का लॉस आउट ज्यादा होगा, और पानी का लॉस होने की वजह से ही बच्चे का क्या होता है, वेट लॉस होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, जन्म के बाद पहले वीक में बच्चे का वेट लॉस क्यों होता है, और ऑलवेज ऑप्शन में होता है ड्यू टू इमैच्योर किडनी। किडनी इमैच्योर होने की वजह से बच्चा बार बार डाइल्यूट यूरिन पास आउट करता है जिसमें एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होता है, इस वजह से आफ्टर बर्थ फर्स्ट वीक में वेट लॉस होता है। आंसर जाता है, क्वेश्चन ये भी आता है कि कितना वेट लॉस होता है, तो अगर अपन बात करें तो उसके जो बर्थ वेट है, जन्म के समय बच्चे का जो वेट है उस वेट का 5 से 15% की रेंज में, या एग्जैक्ट बात करें पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से तो बर्थ वेट का 10% वेट लॉस फर्स्ट वीक के अंदर होता है ड्यू टू इमैच्योर किडनी। यहां तक क्लियर है क्या? ये अपन ने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं किडनी के डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसमें अपन ने बात की कि एम्ब्रियो के अंदर किडनी का डेवलपमेंट सैक्रल रीजन में होता है, उसके बाद में किडनी अपवर्ड शिफ्ट होती है। नॉर्मली एक एडल्ट पर्सन में T12 टू L3 जिसको हम फ्लैंक रीजन कहते हैं उसमें किडनी सिचुएटेड होती है। उसके बाद में अपन ने बात की कि किडनी का डेवलपमेंट कंसीव करने के बाद 21 से 22वें दिन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट अपन ने बात की कि किडनी का डेवलपमेंट मीजोडर्म के द्वारा होता है, और रीनल सिस्टम का मात्र एक ही ऐसा ऑर्गन है किडनी जिसका डेवलपमेंट मीजोडर्म के द्वारा होता है। बाकी चाहे यूरेटर हो, ब्लेडर हो, यूरेथ्रा हो या फिर हो प्रोस्टेट, इन सब का डेवलपमेंट एंडोडर्म जर्मिनल लेयर के द्वारा होता है। देन अपन ने बात की कि किडनी इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर 12th वीक पर यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है, और वहीं पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, सेक्स डिटर्मिनेशन भी 12th वीक पर हो जाता है। आफ्टर दैट अपन ने बात की कि किडनी का मैच्योरेशन जन्म के 2 साल बाद में होता है, यानी कि 2 साल के बच्चे की जो क्लियर अगर अपन बात करें तो उसका किडनी एक एडल्ट किडनी की तरह प्रॉपर या मैच्योर फंक्शन करेगी। और दूसरा अपन ने बात की है कि इनिशियली किडनी इमैच्योर होता है, इस वजह से न्यूबॉर्न जो है जन्म के बाद फर्स्ट वीक में बार बार डाइल्यूट यूरिन पास आउट करता है जिसमें एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होता है, और इसी वजह से जन्म के बाद में पहले सप्ताह में बच्चे का 5 से 15% या एग्जैक्ट बात करें तो 10% वेट लॉस होता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद में देखिएगा अगर अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3, ये अपन ने डायग्राम में भी दिखाया है। इसमें अपन ने बात की थी कि ये सैक्रल रीजन के अंदर यहां पर किडनी का एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद में अपवर्ड शिफ्ट होकर के T12 टू L3 के लेवल पर किडनी सिचुएटेड होती है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ सिंपल क्वेश्चन है तो कुछ टिपिकल भी आएंगे आगे, लेकिन अभी आप साथ में बना रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किडनी सिचुएटेड टू, किडनी कहां पर सिचुएटेड होती है। इसमें कई बार सिंपल ऑप्शन होते हैं तो कई बार कंफ्यूज करने वाले भी होते हैं। अगर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है इन एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन बी लिखा हुआ है इन पेल्विक कैविटी, ऑप्शन सी लिखा हुआ है इन थोरेसिक कैविटी, और ऑप्शन डी लिखा हुआ है इन डोर्सल या इसी को हम कहते हैं बैक रीजन और रिट्रोपेरिटोनियल। ये 4 ऑप्शन है किडनी कहां सिचुएटेड होती है, जिसमें एब्डोमिनल कैविटी भी है, पेल्विक कैविटी भी है, थोरेसिक कैविटी भी है, डोर्सल या बैक रीजन या इसी को हम रिट्रोपेरिटोनियल। बहुत से लोगों को पता भी होगा, वेरी सिंपल, कई बार आपने पढ़ा भी होगा इसको, लेकिन कई बार इसके अंदर क्वेश्चन जो होते हैं वो कंफ्यूज करने वाले होते हैं, और किस प्रकार से कंफ्यूजन होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक बार आप बहुत सारे लोग इसमें राइट आंसर दे रहे हैं, सभी कह रहे हैं डी को लॉक किया जाए, यस डी को लॉक कर दिया है। अगर हम बात करें इस प्रकार से अगर ऑप्शन हो एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होती है, उसके बाद में पेल्विक कैविटी में किडनी नहीं होती है, थोरेसिक कैविटी में नहीं होती है, और लिखा हुआ है डोर्सल। डोर्सल यानी कि ये अपनी वेंट्रल सरफेस है, ये अपनी डोर्सम है या बैक रीजन है, और इसमें कह रहे हैं रिट्रोपेरिटोनियल किडनी होती है, रिट्रोपेरिटोनियल। रिट्रो मतलब होता है बैक, बैक या अगर अपन बात करें तो बिहाइंड, और दूसरा वर्ड आ रहा है पेरिटोनियम। अगर हम बात करें कि ये पेरिटोनियम क्या है,
तो हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जितने भी जीआईटी के ऑर्गन है, इन जीआईटी के ऑर्गन को कवर करके रखने के लिए एक स्ट्रक्चर होती है, एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाने वाले ऑर्गन्स की जो कवरिंग होती है उस कवरिंग को हम पेरिटोनियम कहते हैं। यानी कि यहां पर अंदर मान लीजिए एब्डोमिनल कैविटी में जीआईटी के ऑर्गन है तो उसके आगे की ओर भी मेम्ब्रेन होगी, लेयर होगी जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, और बैक साइड में भी लेयर होगी जो उसको कवर करके रखेगी, उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। इस पेरिटोनियम के पीछे जिसको हम कहते हैं रिट्रोपेरिटोनियम, और यहां पर एक मसल्स होती है जो कि हमारी थोरेसिक कैविटी को और हमारी एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है। इस मसल्स को हम कहते हैं डायफ्राम। यानी कि किडनी इस डायफ्राम से नीचे और पेरिटोनियम के पीछे ये जो बैक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं रिट्रोपेरिटोनियल या डोर्सल सरफेस पर किडनी पाई जाती है। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था जिसके अंदर इस प्रकार से ऑप्शन होगा तो 100% सारे के सारे लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर ये ऑप्शन ना हो करके, ये डोर्सल या बैक रीजन ऑप्शन ना हो करके यहां पर ऑप्शन हो मान लीजिए डोर्सल और बैक सरफेस ऑफ पेरिटोनियम, कई बार ये लिखा आता है डोर्सल और बैक सरफेस और ऑफ पेरिटोनियम, तब भी ठीक है, तब भी हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि इसमें डोर्सल लिखा हुआ है, बैक सरफेस लिखा हुआ है। लेकिन कई बार यहां पर ये ऑप्शन नहीं होकर के इसकी जगह कोई और ऑप्शन होता है, यहां पर कोई और ऑप्शन होता है, तब हम यहां पर सिलेक्ट करते हैं एब्डोमिनल कैविटी। एक ऐसा कंडीशन जिसके अंदर ये रिट्रोपेरिटोनियम या डोर्सल का ऑप्शन ना हो और इसकी जगह पर किसी और कैविटी का नाम लिखा हो, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तब हमें आंसर देना है यहां पर एब्डोमिनल कैविटी। बट अगर एग्जैक्ट हम बात करें तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर किडनी नहीं होती है, किडनी बेसिकली पेरिटोनियम के बैक साइड के अंदर होती है, यहां पर नहीं होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ये रिट्रोपेरिटोनियल वर्ड हो ही नहीं और हमें कैविटी ही सिलेक्ट करनी होती है मजबूरी में, तब हमें ना चाहते हुए भी आंसर देना पड़ेगा एब्डोमिनल कैविटी में। बट अगर एग्जैक्ट बात करें तो किडनी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड नहीं होती है, ये एब्डोमिनल कैविटी के बैक साइड में रिट्रोपेरिटोनियली सिचुएटेड होती है। यहां तक क्लियर है क्या? उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 4, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपने एग्जाम में भी देखा होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द राइट किडनी इज यूजुअली स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। राइट किडनी इज यूजुअली स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट साइड की जो किडनी होती है वो लेफ्ट किडनी से स्लाइटली नीचे सिचुएटेड होती है। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ, ये होता है इसलिए क्योंकि, अब इसके अंदर देखिए ऑप्शन फर्स्ट लिखा हुआ है राइट किडनी इज बिगर देन लेफ्ट किडनी। ऑप्शन ए कह रहा है कि राइट किडनी की जो साइज होती है वो लेफ्ट किडनी से बड़ी होती है। ऑप्शन बी कह रहा है लेफ्ट किडनी इज बिगर देन राइट किडनी, ये भी ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है लेफ्ट किडनी जो होती है वो राइट किडनी से साइज में बड़ी होती है। उसके बाद में ऑप्शन सी कह रहा है कंसीडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लीवर इन राइट साइड। ऑप्शन सी कह रहा है कि राइट साइड के अंदर लीवर के द्वारा स्पेस ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है, इस वजह से राइट किडनी नीचे होती है। और ऑप्शन डी कह रहा है कंसीडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट इन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड के अंदर हार्ट के द्वारा कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है, इस वजह से राइट किडनी बिलो सिचुएटेड होती है। अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन का आंसर पुट करिएगा तो बहुत सारे लोग यहां पर क्या आंसर पुट कर रहे हैं, सी, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सी को लॉक कर दिया जाए। ज्योति बिल्कुल सी को यहां पर लॉक कर दिया है। अगर अपन बात करें इसको समझने की कोशिश करें तो वैसे तो सिंपल है, लेकिन इस प्रकार के दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये किडनी से रिलेटेड पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन लंग्स या फेफड़ों से रिलेटेड पूछा जाता है। अगर अपन बात करें या इसको समझने की कोशिश करें कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, तो नेक्स्ट ये डायग्राम देखिएगा, ये वाला। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो सबसे पहला कंफ्यूजन तो यहां पर जब तक ये राइट और लेफ्ट की बात करते हैं तब तक ठीक है, जब तक हम राइट और लेफ्ट की बात करते हैं तब तक हमें ठीक है।
लेकिन जब हम दाएं और बाएं के बारे में बात करते हैं तब हमें स्लाइटली कंफ्यूजन होता है कि दायां और राइट, बायां और लेफ्ट, इनका क्या संबंध है। इसमें जब हमारा कंफ्यूजन रहता है तो आप देखिएगा इस प्रकार से आप बैठे होंगे, ये आपका हैंड अगर अपन बात करें तो लेफ्ट हैंड होगा, ये आपका इस प्रकार से हैंड देखेंगे तो आप इसको लेफ्ट कहेंगे, इसको आप राइट कहेंगे, यहां तक ठीक है। लेकिन इस लेफ्ट और राइट, दायां और बायां को कैसे समझना है, तो आप इस अपने लेफ्ट हैंड को अपने सामने इस प्रकार से करिएगा। जब आप लेफ्ट हैंड को अपनी आईज के सामने इस प्रकार से करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम लिखेंगे बी। ठीक उसी प्रकार से आप अपने इस राइट हैंड को इस प्रकार से आपकी आंख के सामने करेंगे, इस प्रकार से आपकी आंख के सामने करेंगे तो इस राइट हैंड से एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम कहते हैं डी। अगर हम बात करें जब आपने आपके लेफ्ट हैंड को आंख के सामने ले जाके इस प्रकार से किया तो क्या बना, बी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो हमारा होता है बायां, बी फॉर बायां। और जब आपने आपके राइट हैंड को अपनी आईज के सामने ले जाकर के इस प्रकार से किया तो राइट हैंड से जो स्ट्रक्चर बनी उसको अपन ने कहा है डी। डी मीन्स हो गया दायां। क्या अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपका जो लेफ्ट हैंड होता है वही आपका होता है बायां, और जो आपका राइट हैंड होता है वो राइट हैंड होता है आपका दायां। अगर हम बाएं और दाएं का कंफ्यूजन क्लियर करें तो हमारा लेफ्ट हैंड हमारा बायां होता है जबकि हमारा राइट हैंड हमारा दायां होता है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन हमसे ये चीज पूछ रहा है कि आपकी जो राइट किडनी होती है, ये राइट किडनी है, ये राइट किडनी लेफ्ट किडनी की कंपैरिजन के अंदर बिलो क्यों सिचुएटेड होती है, इसका क्या रीजन है। ये देखिएगा इस डायग्राम के अंदर ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट किडनी है। अब क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि ये राइट किडनी जो है इस लेफ्ट किडनी से बिलो क्यों सिचुएटेड होती है। उसके अंदर पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो राइट किडनी होती है वो इस लेफ्ट से बड़ी होती है। यहां पर आप देखेंगे तो क्लियर पाएंगे कि राइट किडनी की साइज छोटी होती है ना कि बड़ी होती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि लेफ्ट किडनी जो होती है वो राइट किडनी से बड़ी होती है। यहां पर ये बात ठीक है कि राइट किडनी से लेफ्ट किडनी बड़ी होती है, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि किडनी इस वजह से नीचे होती है। ऑप्शन सी यहां पर कह रहा है कि राइट साइड के अंदर कंसीडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लीवर, राइट साइड के अंदर लीवर सिचुएटेड होता है और लीवर के द्वारा कुछ जगह यहां पर घेर ली जाती है और इसी वजह से जो राइट किडनी है वो नीचे होती है। और ऑप्शन डी कहता है कि लेफ्ट साइड के अंदर हार्ट होता है और इस वजह से राइट किडनी नीचे होती है। अगर हम बात करें लेफ्ट साइड में हार्ट के होने से राइट किडनी के नीचे होने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर हम बात करें दोनों किडनियों के अंदर लेफ्ट किडनी बड़ी होती है लेकिन ये भी राइट किडनी के नीचे होने का कोई रीजन नहीं है। अगर हम यहां पर बात करें तो एग्जैक्ट रीजन है कि हमारी बॉडी के राइट साइड के अंदर राइट किडनी के ऊपर की ओर लीवर सिचुएटेड होता है और लीवर के द्वारा यहां पर कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है। पहली बात तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये किडनी क्या होती है, इस लेफ्ट किडनी से नीचे होती है। आंसर दें कि कितना नीचे होती है तो 1 से 2 सेंटीमीटर। राइट किडनी इस लेफ्ट किडनी से 1 से 2 सेंटीमीटर बिलो सिचुएटेड होती है। क्यों होती है, क्योंकि राइट साइड में लीवर सिचुएटेड होता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें, अगर नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आता है लंग्स के बारे में। इस प्रकार से क्वेश्चन एक लंग्स के बारे में आता है कि अगर हम बात करें राइट और लेफ्ट लंग्स के बारे में, फेफड़ों के बारे में ये पूछा जाता है कई बार कि दोनों लंग्स की अगर अपन बात करें तो कौन से लंग्स की जो साइज है वो क्या होती है, छोटी होती है। तब हम यहां आंसर देते हैं कि लेफ्ट साइड के अंदर हार्ट सिचुएटेड होता है और लेफ्ट साइड के अंदर हार्ट सिचुएटेड होने की वजह से जो लेफ्ट लंग्स होता है वो इस राइट लंग्स के कंपैरिजन के अंदर क्या होता है, तो आंसर देंगे कि ये स्मॉल होता है। तो ये दो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। पहला किडनी की बिलो क्यों सिचुएटेड होती है, तो आंसर देंगे कि राइट साइड के अंदर क्या होता है, तब आंसर देंगे लीवर सिचुएटेड होता है, इस वजह से किडनी क्या होती है, बिलो होती है। दूसरा इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि राइट और लेफ्ट में से कौन सा लंग्स साइज में छोटा होता है, तो आंसर जाएगा कि लेफ्ट लंग्स जो है वो छोटा होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेफ्ट लंग्स छोटा क्यों होता है, तब आंसर जाता है कि कुछ स्पेस यहां पर हार्ट के द्वारा ऑक्यूपाइड कर लिया जाता है, इस वजह से जो लेफ्ट लंग्स होता है वो राइट लंग्स की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। और एक पॉइंट और यहां पर याद रखना, अगर हम किडनी की साइज की बात करें
तो यहां पर लीवर के द्वारा कुछ स्पेस ऑक्यूपाइड किया जाता है, इस वजह से राइट किडनी बिलो तो होती ही होती है। साइज के अंदर भी अगर अपन बात करें तो ये राइट किडनी लेफ्ट किडनी से साइज के अंदर छोटी होती है, और जो लेफ्ट किडनी है ये बड़ी होती है। इसलिए आप जब भी देखेंगे ऑर्गन डोनेशन का मामला हो या रीनल ट्रांसप्लांटेशन करना हो, रीनल ट्रांसप्लांटेशन जब भी करना हो उस दौरान क्या होता है, ये लेफ्ट किडनी को प्रीफर किया जाता है, डोनर से ली जाती है। क्योंकि अगर हम डोनर से लेफ्ट किडनी लेंगे तो लेफ्ट किडनी की साइज क्या है, बड़ी है, और अगर बड़ी साइज की किडनी हम किसी पर्सन के अंदर लगाएंगे या ट्रांसप्लांट करेंगे तो ये वर्क क्या करेगी, ज्यादा करेगी। इसीलिए अगर अपन बात करें राइट और लेफ्ट में से कि ऑर्गन डोनेशन या रीनल ट्रांसप्लांटेशन के दौरान कौन सी किडनी को लेना प्रीफर किया जाता है डोनर से, तब हम ऑलवेज आंसर देंगे कि डोनर से लेफ्ट किडनी को लेना प्रीफर किया जाता है, बिकॉज ऑफ इसकी साइज बड़ी होती है, और साइज बड़ी है तो उसके अंदर वर्क कैपेसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। पार्ट ऑफ द किडनी फ्रॉम विच रीनल ब्लड वेसल्स एंड यूरेटर एंटर, यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि किडनी का वह पार्ट जहां से ब्लड वेसल्स और यूरेटर किडनी के अंदर एंटर होते हैं वो पार्ट क्या कहलाता है। यानी कि इस प्रकार से आपने किडनी का डायग्राम देखा होगा, ये किडनी है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह पार्ट, वह जगह जहां से यूरेटर और ब्लड वेसल्स ये किडनी के अंदर एंटर होते हैं, इस वाले पार्ट को क्या नाम दिया जाता है। अगर हम बात करें कि किडनी का वह पार्ट जहां से यूरेटर, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स, नर्व किडनी के अंदर जो एंटर और एग्जिट होने के लिए ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहते हैं। ऑप्शन है रीनल कैप्सूल, रीनल पेल्विस, रीनल साइनस और रीनल हाइलम। अगर अपन बात करें यहां पर कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो बहुत सारे साथी आपके यहां पे आंसर दे रहे हैं और सबका आंसर यहां पर मोस्ट ऑफ का आंसर आ रहा है डी, रीनल हाइलम। अगर हम बात करें तो इसका एग्जैक्ट आंसर भी है रीनल हाइलम। रीनल हाइलम यही जगह होती है, उसी जगह को अपन देखें तो यही वो जगह है जहां से यूरेटर, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स ये सारी इसके अंदर एंटर और एग्जिट हो रही है। इस पार्ट को कहा जाता है रीनल हाइलम। यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, यहां पर तीन चीजें होती हैं, एक होता है हाइलस सेल, एक होता है हाइमन और एक है हाइलम। ये तीनों डिफरेंट चीज है। अगर हम बात करें ये हाइलस सेल, इस हाइलस सेल को आप ओवरी के अंदर डिस्कस करेंगे तो हाइलस सेल अलग चीज है जो ओवरी में डिस्कस की जाएगी। अगर हम बात करें हाइमन, तो जो वेजाइनल कवरिंग होती है, वेजाइनल कवरिंग जो होती है उसको हम हाइमन मेम्ब्रेन या हाइमन शीथ कहते हैं। तो हाइमन अलग चीज है, हाइलस सेल अलग चीज है, और यहां पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं या जो डिस्कस कर रहे हैं वो है रीनल हाइलम। रीनल हाइलम अगर अपन बात करें तो किडनी की जो मीडियल मार्जिन है, मीडियल मार्जिन पर पाई जाने वाला वह पार्ट है जहां से यूरेटर, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स और नर्व ये किडनी के अंदर एंटर और एग्जिट होती है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद में देखिएगा अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यही वो पार्ट है जिसको अपन ने डिस्कस किया था अभी कि रीनल हाइलम कौन सी जगह को कहते हैं। तो यहां पर देखिएगा ये वाली जगह जहां से ब्लड वेसल्स, यूरेटर, लिम्फेटिक्स ये सारे एंटर और एग्जिट हो रहे हैं, इस वाले पार्ट को अपन ने क्या नाम दिया है, रीनल हाइलम नाम दिया है। उसके बाद में देखिएगा अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीनल पिरामिड्स आर सेपरेटेड बाय, रीनल पिरामिड्स आर सेपरेटेड बाय, इसके अंदर ऑप्शन ए है रीनल कॉर्टेक्स, बी रीनल मेडुला, सी रीनल कॉलम, डी रीनल पेपिला। कौन सी स्ट्रक्चर है इनमें से जो किडनी के अंदर जो पिरामिड्स है उनको एक दूसरे से अलग करने का काम करती है। आंसर पुट करिएगा। बहुत सारे लोग यहां पर आंसर दे रहे हैं सी को लॉक किया जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर हम बात करें कि रीनल पिरामिड्स आर सेपरेटेड बाय, तो पहले हम डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि ये रीनल पिरामिड्स होते क्या है। उसके लिए हमें किडनी की स्ट्रक्चर को देखना होगा। अगर हम किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहां पर देखिएगा, ये किडनी की स्ट्रक्चर है, और किडनी की स्ट्रक्चर के अंदर देखिएगा ये जो आउटर रीजन है, इस आउटर रीजन को हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ये जो आउटर रीजन है इसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। और ये जो मिडल रीजन है यहां से लेकर यहां तक का, इस रीजन को हम कहते हैं रीनल मेड्यूला।
किडनी को अगर अपन बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर को तो दो रीजन के अंदर बांट सकते हैं। जो आउटर रीजन यहाँ पर आप देख रहे हैं, जहां पर आपको कुछ ब्लड वेसल्स का यहाँ पर नेटवर्क दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं आउटर रीजन को रीनल कॉर्टेक्स। मिडल रीजन को हम कहते हैं रीनल मेड्यूला। इस रीनल मेड्यूला के अंदर कुछ ट्राइएंगुलर शेप्ड स्ट्राइएशन आपको इस प्रकार से रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं। ये जो रेडिश कलर के यहाँ पर ट्राइएंगुलर स्ट्राइएशन यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसी को अपन कहते हैं रीनल पिरामिड्स। इसी को हम क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड्स। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो रीनल पिरामिड्स मेडुला वाले पार्ट में सिचुएटेड है, ये एक दूसरे से किस स्ट्रक्चर के द्वारा सेपरेट रहते हैं? तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो कॉर्टेक्स के टिश्यू है, कुछ व्हाइटिश कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कॉर्टेक्स के टिश्यू यहां पर इस मेडुला वाले पोर्शन को पेनिट्रेट कर रहे हैं इस प्रकार से। यहां पर आप देखेंगे तो ये कॉर्टेक्स के टिश्यू इस प्रकार से मेडुला वाले रीजन को पेनिट्रेट कर रहे हैं। यहां पर आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये कॉर्टेक्स वाले टिश्यू इस मेडुला को पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप यहां पर देख रहे हैं इन बिटवीन पिरामिड्स, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या ये जो कॉर्टिकल टिश्यू है, यही वो टिश्यू है जो इन पिरामिड्स को एक दूसरे से अलग करने का काम करते हैं। और यहां पर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, इन्हीं को हम कहते हैं रीनल कॉलम। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? रीनल कॉलम कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रीनल पिरामिड्स आर सेपरेटेड बाय विच टिश्यू, तो हम आंसर देंगे विच स्ट्रक्चर, तो आंसर देंगे रीनल कॉलम। रीनल कॉलम, और रीनल कॉलम को कहा जाता है कॉर्टिकल कॉलम। इन्हीं को कहा जाता है कॉर्टिकल कॉलम, या इन्हीं को कहा जाता है कॉलम ऑफ बर्टीनी। रीनल कॉलम कहें, चाहे हम कॉर्टिकल कॉलम कहें, या इसी को हम कहें कॉलम ऑफ बर्टीनी। ये कॉलम ऑफ बर्टीनी ही वो स्ट्रक्चर होती है जो कि इन पिरामिड्स को एक दूसरे से सेपरेट करने का या अलग अलग करने का काम करती है। उसके बाद में देखिएगा, अगर अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर अगर अपन बात करें रीनल पिरामिड्स आर सेपरेटेड बाय, तो आपको आंसर मिल गया होगा। इसका आंसर जाएगा सी, जिसको अपन ने नाम लिखा है रीनल कॉलम। इस रीनल कॉलम को अपन क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं कॉर्टिकल कॉलम। कॉर्टेक्स के टिश्यू है उनसे बने हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं कॉर्टिकल कॉलम, और इन्हीं को कहा जाता है कॉलम ऑफ बर्टीनी। कॉलम ऑफ बर्टीनी ही वो टिश्यू होते हैं जो कि रीनल पिरामिड्स को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करते हैं। अगर अपन बात करें उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो देखिएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेसमेकर फॉर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। The pacemaker for peristaltic movement for urine forward flow is situated। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो किडनी के अंदर यूरिन बनाया जाता है किडनी के द्वारा, उन किडनी के द्वारा बनाए जाने वाले यूरिन को आगे की ओर ले जाने के लिए, आगे की ओर मतलब यूरिनरी ब्लैडर की तरफ ले जाने के लिए जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं कर्मांकुंचन गति, उस कर्मांकुंचन गति को बनाए रखने के लिए या उसकी पेस को सेटअप करने के लिए कि ये गति बढ़ानी है या कम करनी है। अगर ज्यादा यूरिन का प्रोडक्शन होगा तो वहां पर इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की स्पीड बढ़ानी है। अगर यूरिन का प्रोडक्शन किडनी के द्वारा कम किया जाएगा तो मूवमेंट को स्लो करना है। तो इसकी पेस सेटअप के लिए जो पेसमेकर होता है वो किडनी के अंदर किस जगह पर पाया जाता है? और उसके अंदर ऑप्शन ए है, देखिएगा, रीनल पेपिला, ऑप्शन बी है रीनल कॉलम, ऑप्शन सी है माइनर कैलिक्स, एंड ऑप्शन डी है मेजर कैलिक्स। अगर हम बात करें इन चारों में से तो मोस्ट ऑफ लोगों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर है माइनर कैलिक्स। यस, हम बात करें तो इसका जो राइट चॉइस है वो माइनर कैलिक्स है। अगर अपन बात करें इसके बारे में डिस्कस करें तो देखिएगा, यहां पर अपन ने किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में देखा है, यहां पर डायग्राम में। यहां पर ये जो स्ट्रक्चर अपन ने डिस्कस की थी, इसको अपन ने नाम दिया था रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स के आगे की ओर ये जो व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर यहां पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, जो कि यहां से जो यूरिन बनेगा उसको रिसीव करेगा। ये जो यूरिन को रिसीव करने के लिए यहां पर ये व्हाइट कलर की छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई दे रही है, इन्हीं को हम कहते हैं माइनर कैलिक्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? माइनर कैलिक्स। और अगर अपन बात करें तो ये माइनर कैलिक्स ही वो जगह होती है जहां पर यूरिन के फॉरवर्ड फ्लो के लिए जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने हैं, उस मूवमेंट को बढ़ाना है या कम करना है,
उसकी पेस सेटअप के लिए जो पेस मेकर पाया जाता है वो अगर अपन आंसर दें तो किडनी के अंदर कहां पर पाया जाता है, आंसर जाएगा कि इसके अंदर जो पेस मेकर होते हैं वो माइनर कैलिक्स वाली जो स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर पाया जाता है। अगर अपन बात करें उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सब्सटेंस विच इज कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब्ड बाय कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इज। ये क्वेश्चन अगर अपन बात करें, द सब्सटेंस विच इज कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब्ड बाय कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यानी कि ये क्वेश्चन नेफ्रॉन्स के बारे में क्वेश्चन कर रहा है या नेफ्रॉन्स के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस के दौरान इस नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स के द्वारा कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब किया जाता है। वो कौन सा सब्सटेंस है जो नेफ्रॉन के द्वारा यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस के दौरान इन ट्यूब्यूल्स के द्वारा कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब हो जाता है और कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब होकर के किस में चला जाता है, आंसर जाएगा ब्लड के अंदर। ऑप्शन है यूरिक एसिड, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड ऑप्शन डी क्रिएटिनिन। इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो कि यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस के दौरान यहां से फिल्टर होगा और फिल्टर होकर के एक बार तो इस बोमन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट के अंदर आ जाता है और इस फिल्ट्रेट में आने के बाद में वो कौन सा सब्सटेंस है जो कि इस नेफ्रॉन के द्वारा कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब होकर के ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। वह कौन सा सब्सटेंस है जो कि कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब होकर के ब्लड में आ जाता है। तो आप देखेंगे जब तक किसी पर्सन के अंदर किडनी में कोई डैमेज नहीं है, जब तक किसी पर्सन के अंदर डायबिटीज मेलाइटस यानी कि ग्लूकोज का एक्सेसिव लेवल इस नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेट में नहीं आ जाता है, तब तक अगर अपन नॉर्मली एक पर्सन की बात करें जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डायबिटीज मेलाइटस या हाइपरग्लाइसीमिया नहीं है, और दूसरा अगर अपन बात करें उस पर्सन के अंदर किडनी में कोई डैमेज नहीं है, तब आप देखेंगे कि क्या नॉर्मल पर्सन के यूरिन के अंदर कभी भी ग्लूकोज पाया जाता है, आंसर जाएगा नहीं पाया जाता है। जब तक किसी पर्सन की किडनी नॉर्मली वर्क करती है तब तक इस यूरिन के अंदर जब फॉर्मेशन की प्रोसेस में फिल्ट्रेट में जितना भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आएंगे वो सारे के सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यहां से रीएब्सॉर्ब होकर के वापस से ब्लड के अंदर डाल दिए जाते हैं। एक नॉर्मल पर्सन के यूरिन के अंदर ऑलवेज आप देखेंगे कि यूरिक एसिड, यूरिया और क्रिएटिनिन ये ऑलवेज यूरिन के अंदर प्रेजेंट होंगे क्योंकि ये कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब कभी भी नहीं होते हैं। यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन ये ऑलवेज यूरिन में होंगे क्योंकि इनका कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। लेकिन अगर एक पर्सन के अंदर सीरम ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज के अंदर ग्लूकोज अगर इसके अंदर आ रहा है फिल्ट्रेट में, तो वो कंप्लीटली रीअब्सॉर्ब किया जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज का मैक्सिमम या कंप्लीट रीअब्सॉर्प्शन नेफ्रॉन के किस पार्ट में होता है, तो आंसर जाएगा पीसीटी के अंदर। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्लूकोज का या अमाइनो एसिड का मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन या कंप्लीट रीअब्सॉर्प्शन नेफ्रॉन के किस पार्ट में होता है, आंसर जाएगा पीसीटी के अंदर। अगर हम बात करें कि पीसीटी के अंदर मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन किस वजह से होता है, तो यहां पर क्या होता है, क्यूबोइडल एपिथेलियम पाया जाता है और इस क्यूबोइडल एपिथेलियम के ऊपर यहां पर माइक्रोविलाई पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं ब्रश बॉर्डर। यहां पर पीसीटी के अंदर माइक्रोविलाई पाई जाती है जिनको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर। अब कोई भी यहां से फ्लूइड रन करेगा तो वो इसके कांटेक्ट में आएगा, जितने ज्यादा विलाई के कांटेक्ट में आएगा यानी कि सरफेस एरिया बढ़ा देता है। ये ब्रश बॉर्डर या माइक्रोविलाई रीअब्सॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और ज्यादा सरफेस के कांटेक्ट में फिल्ट्रेट आएगा तो वहां से रीअब्सॉर्प्शन होने के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा। तो अगर आपसे पूछे कि जितना भी फिल्ट्रेट बनता है उसका मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन किस में होता है, तब भी आंसर जाएगा पीसीटी। अगर अपन बात करें इसके अंदर जितना भी ग्लूकोज और एमाइनो एसिड आता है उसका 100% रीअब्सॉर्प्शन कहां होता है, तब भी आंसर जाएगा पीसीटी। जितना भी इसमें सोडियम आता है उसका मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन कहां होता है, पीसीटी। जितना भी इसमें बाइकार्बोनेट आता है उसका मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन कहां होगा, आंसर जाएगा पीसीटी। तो अगर अपन बात करें तो यहां पे अपन इस क्वेश्चन का आंसर देंगे ग्लूकोज। नॉर्मल जब तक किसी पर्सन की किडनी काम करेगी, और दूसरा अगर नॉर्मल लेवल का ग्लूकोज अगर इस फिल्ट्रेट के अंदर आएगा तो उसका कंप्लीटली रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। और अगर अपन बात करें नॉर्मल में भी कितना, 180 मिलीग्राम पर डीएल, 180 मिलीग्राम पर डीएल तक अगर किसी पर्सन का सीरम ग्लूकोज लेवल है और वहां तक का अगर ग्लूकोज इस फिल्ट्रेट में आ रहा है तो इस किडनी की कैपेसिटी होती है कि वो पूर्णतः कंप्लीटली ग्लूकोज को क्या कर लेता है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है।
उससे अगर ज्यादा ग्लूकोज आने लग जाए, यहां पर 180 mg/dl से ज्यादा ग्लूकोज इस फिल्ट्रेट में आने लग जाए, तो यहां से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन तो कोशिश करेगी किडनी, लेकिन फिर भी अगर एक्सेसिव ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आएंगे तो वो यहां से रीएब्जॉर्ब कंप्लीटली नहीं हो पाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल आगे निकल जाएंगे, आगे निकलेंगे तो वो मॉलिक्यूल अल्टीमेटली कहां निकलेंगे, यूरिन के साथ, और यूरिन के साथ ग्लूकोज का निकलना क्या कहलाएगा, ग्लूकोज यूरिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रीनल ग्लूकोज यूरिया कब डेवलप हो जाता है, तो आंसर जाएगा कि 180 mg/dl से ज्यादा अगर ग्लूकोज का लेवल हो जाए तो वो कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और ग्लूकोज यूरिन के साथ निकलना शुरू हो जाता है। यानी 180 mg/dl से अधिक ग्लूकोज का लेवल होने पर ग्लूकोज यूरिया देखने को मिलेगा, उससे कम होगा तो उस कंडीशन के दौरान ग्लूकोज का कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि सर मेरे पड़ोस के अंदर एक पर्सन है जिसके अंदर डायबिटीज मेलाइटस है, और अब उसका नॉर्मल ग्लूकोज लेवल अगर अपन बात करें तो रूटीन में भी कितना रहता है, 170 mg/dl। डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है और उसके अंदर रूटीन में ही 170 mg/dl के आसपास ग्लूकोज का लेवल रहता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर ग्लूकोज यूरिया देखने को मिलता है। क्यों? 180 तक तो रीएब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, जबकि उसका तो 170 है, फिर भी ग्लूकोज बाहर निकलता है। तो इसके अंदर देखिएगा कि जब पर्सन डायबिटीज मेलाइटस का है तो उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, आपने भी पढ़ा होगा, रेटाइनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी। डायबिटीज मेलाइटस का जो पर्सन होता है उसके अंदर दिक्कत क्या आती है, डायबिटीज मेलाइटस वाले पर्सन का देखिएगा, डायबिटीज मेलाइटस का एक पर्सन है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सेसिव होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो वो ऑस्मोसिस के द्वारा फ्लूइड को क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर खींचेंगे, यानी कि ब्लड के अंदर क्या होगा, प्लाज्मा वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज मेलाइटस दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं। यानी अगर कोई पर्सन डायबिटीज मेलाइटस का है तो उसके साथ साथ डायबिटीज मेलाइटस की वजह से हाइपरटेंशन भी रहने लग जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस के द्वारा फ्लूइड कहां खींचेगी, वेसल्स खींचेगी। और अगर हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है तो आप बताएं क्या उस पर्सन की किडनी को लगातार ज्यादा ब्लड सप्लाई नहीं होगी? आंसर जाएगा कि अगर डायबिटीज मेलाइटस है जिसकी वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ा है ऑस्मोसिस की वजह से और ज्यादा किडनी को ब्लड सप्लाई होगी, तो आप बताएं जो नेफ्रॉन के आगे की और ग्लोमेरुलस वाली जो माइनर सी कैपिलरीज है, उन कैपिलरीज के अंदर डैमेज बढ़ जाएगा और ये कैपिलरीज यहां पर रप्चर होने लग जाएगी। तो जैसे जैसे ये कैपिलरीज डैमेज होती जाएगी वैसे वैसे जो फंक्शनल नेफ्रॉन है, किडनी के अंदर काम करने वाले नेफ्रॉन है, उनके नंबर कम होते जाएंगे। अब मान लीजिए पहले नॉर्मल पर्सन की दोनों किडनियों के 100% नेफ्रॉन काम कर रहे थे, लेकिन डायबिटीज मेलाइटस की वजह से धीरे धीरे नेफ्रॉन का डैमेज होना शुरू हो गया और 10% नेफ्रॉन ने काम करना बंद कर दिया। तो जितना 100% नेफ्रॉन काम कर रहे थे, क्या आप उस पर्सन के अंदर उतना काम 90% नेफ्रॉन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे किडनी के फंक्शन भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब देखिएगा नॉर्मली जब किडनी काम कर रही थी, 100% नेफ्रॉन जब काम कर रहे थे, उस दौरान किडनी की कैपेसिटी थी कि 180 mg/dl तक का ग्लूकोज को क्या कर ले, रीअब्सॉर्ब कर लेते थे। लेकिन जैसे ही इसके अंदर नेफ्रॉन्स का डैमेज हुआ, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स के काउंट कम हुए, वैसे वैसे किडनी के फंक्शन कम हो जाएंगे और हो सकता है जो 180 की कैपेसिटी थी वो रीअब्सॉर्ब करने वाली कैपेसिटी भी डिक्रीज होकर के अब 160 बच गई। तो अब उस पर्सन के अंदर क्या होगा डायबिटीज मेलाइटस वाले में कि 160 mg/dl से अगर नीचे नीचे तक का ग्लूकोज आएगा तो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 160 से अबोव का ग्लूकोज आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यूरिन के साथ आने लग जाएगा। यानी कि अब ग्लूकोज यूरिया 160 से अबोव होने पर ही दिखाई देने लगेगा। यहां तक क्लियर है क्या? अगर अपन बात करें नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रूसेमॉइड, जिसको आप लेसिक्स भी कहते हैं। फ्रूसेमॉइड एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? ये जो लूप डायूरेटिक्स, आपने नाम भी सुना होगा, इनको हम क्या कहते हैं, लूप डायूरेटिक्स। फ्रूसेमाइड या लेसिक्स, जिसको हम कहते हैं लूप डायूरेटिक्स, एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? आपने हॉस्पिटल में काम करते होंगे बहुत सारे साथी, तो आपने देखा होगा डाइटोर भी देखा होगा,
यानी जिसको हम टॉर्सेमाइड कहते हैं। आपने फ्रूसेमाइड या लैसिक्स भी देखे होंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, लूप डायरेटिक्स कहते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो लूप डायरेटिक्स या ये फ्रूसेमाइड जो होता है, ये नेफ्रॉन के किस पार्ट पे, अब लूप नाम आ रहा है तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये लूप ऑफ हेनले पे काम करेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि लूप डायरेटिक्स नेफ्रॉन के किस पार्ट पे काम करता है। अगर हम बात करें, ऑप्शन ए कह रहा है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम पीसीटी कह रहे हैं। दूसरा है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब। ऑप्शन सी कह रहा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब। और ऑप्शन डी कह रहा है डिस्टल ट्यूब्यूल या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम डीसीटी कहते हैं। अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो बहुत सारे साथी इसका आंसर दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इसका आंसर होगा बी, कुछ लोग कह रहे हैं इसका आंसर होगा सी। अगर हम बात करें इसके राइट एग्जैक्ट आंसर के बारे में, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है सी, जिसको आपने लिखा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले। और ये लास्ट अगर अपन बात करें तो जीएमसीएच के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर हम बात करें इसके बारे में कि किस प्रकार से ये और कहां पे किस पोर्शन के ऊपर ये एक्ट करता है, तो देखिएगा ये नेफ्रॉन का डायग्राम है। अगर अपन बात करें, ये वाला जो पोर्शन है नेफ्रॉन का, जिसको हम कहते हैं बोमन कैप्सूल, उसके बाद में यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन है, ये जो कॉन्वोल्यूटेड पोर्शन है, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और यहां से लेकर के यहां तक का ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या इसको हम कहते हैं डीसीटी। उसके बीच में ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, इस पोर्शन को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। अब अगर अपन बात करें उस फ्रूसेमाइड या लैसिक्स की या टॉर्सेमाइड या डाइटोर की, तो अगर अपन बात करें इसके अंदर लूप ऑफ हेनले या उनको हम कहते हैं लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स जब भी हम बात करते हैं तो इतना तो क्लियर हो गया कि इस लूप ऑफ हेनले पे कहीं ना कहीं काम करेंगे। अब बात आती है कि इस लूप ऑफ हेनले के किस पार्ट पे काम करते हैं, तो इसका एक डिसेंडिंग पार्ट है जो नीचे की ओर जा रहा है, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। और दूसरा ये वाला जो पार्ट ऊपर की ओर जा रहा है, इसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। तो जब हमें इन चारों में से सिलेक्ट करना हो, पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब और डीसीटी, तब हम आंसर देते हैं कि ये इस असेंडिंग लिम्ब के ऊपर काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें इस डिसेंडिंग और असेंडिंग की, तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, इसके भी दो सेगमेंट होते हैं। यहां पर आप देखेंगे ये जो लूप ऑफ हेनले है, इसका डायमीटर ज्यादा है। इसका डायमीटर ज्यादा होने की वजह से इसको कहा जाता है थिक डिसेंडिंग लिम्ब। इसको क्या कहा जाता है? थिक, यानी मोटा, थिक डिसेंडिंग लिम्ब। और यहां पर एक पतला पार्ट होता है, इसको कहा जाता है थिन, थिन डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक उसी प्रकार से इसको हम हेयरपिन बैंड कहते हैं। और उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है, पतला पोर्शन, इसको कहा जाता है थिन असेंडिंग लिम्ब। और ये वाला जो मोटा पार्ट है, इस पार्ट को कहा जाता है थिक असेंडिंग लिम्ब। तो अगर हम बात करें इस लूप ऑफ हेनले की थिकनेस या इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग चार पार्ट में अपन ने डिवाइड किया है। थिक डिसेंडिंग लिम्ब, थिन डिसेंडिंग लिम्ब, थिन असेंडिंग लिम्ब और थिक असेंडिंग लिम्ब। इनमें अगर हम बात करें तो जो ये लूप डायरेटिक्स होती है, ये बेसिकली इस वाले पोर्शन के ऊपर एक्ट करती है। अगर हमें इन चार में से सिलेक्ट करना है, पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब और डीसीटी, तब हम आंसर देंगे असेंडिंग लिम्ब। लेकिन इसमें भी अगर अपन बात करें तो इसमें अपन बात करेंगे कि जो थिक असेंडिंग लिम्ब होता है, इसके ऊपर जाकर के लूप डायरेटिक्स एक्ट करती है। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यह भी पूछा जाता है बार बार कि नेफ्रॉन का वो कौन सा पार्ट है जहां पर वाटर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। नेफ्रॉन का वह कौन सा पार्ट है जहां पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो आंसर आपको याद रखना है, ये जो थिन असेंडिंग सेगमेंट है, जो ये पतला वाला असेंडिंग सेगमेंट, ये वाला पोर्शन जो है नेफ्रॉन का एकमात्र ऐसा पार्ट होता है जहां पर पानी का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। पानी के रीएब्जॉर्प्शन के लिए जो चैनल होते हैं, जिनको हम कहते हैं एक्वापोरिन चैनल, और ये एक्वापोरिन चैनल यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नेफ्रॉन का वह पार्ट जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन के लिए इम्परमेबल होता है, जहां पर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो आंसर जाएगा थिन असेंडिंग लिम्ब में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। यहां तक क्लियर है क्या? उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा,
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीएफआर। जीएफआर किसको कहते हैं? ऑप्शन ए है वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय बोथ किडनी पर मिनट, दोनों किडनियों के द्वारा 1 मिनट में बनाया जाने वाला फिल्ट्रेट। ऑप्शन बी कह रहा है वॉल्यूम ऑफ यूरिन फॉर्म्ड बाय बोथ किडनी पर हार, दोनों किडनियों के द्वारा 1 घंटे में बनाए जाने वाले यूरिन को। ऑप्शन सी कह रहा है वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय ईच नेफ्रॉन पर मिनट, हर नेफ्रॉन के द्वारा पर मिनट बनाए जाने वाला फिल्ट्रेट। और ऑप्शन डी कह रहा है वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय बोथ किडनी पर हार। 4 ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि पर घंटे दोनों किडनियों के द्वारा बनाए जाने वाला फिल्ट्रेट। ऑप्शन सी कह रहा है 1 नेफ्रॉन के द्वारा प्रति मिनट बनाया जाने वाला फिल्ट्रेट। ऑप्शन बी कह रहा है दोनों किडनियों के द्वारा प्रति घंटे बनाए जाने वाला यूरिन। और ऑप्शन ए कह रहा है कि दोनों किडनियों के द्वारा पर मिनट बनाए जाने वाला फिल्ट्रेट। अगर हम बात करें एक किडनी के अंदर तो इस प्रकार से ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होती है। और नेफ्रॉन की अगर अपन बात करें तो नेफ्रॉन के पास में ब्लड लेकर के आने वाली वेसल्स जिसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल, फिर यहाँ पर कैपिलरीज का नेटवर्क बनता है, देन इफरेंट आर्टीरियोल। तो यहाँ पर जो ब्लड आता है किडनी के द्वारा, अब इसके अंदर एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ज्यादा होता है, इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर कम होता है। तो जितना ब्लड यहाँ पर आता है नेफ्रॉन के पास में उतना ब्लड आगे नहीं जा पाता है, इस वजह से यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप होगा। और प्रेशर बिल्डअप होने के बाद में यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, जिस वजह से जो छोटे और स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल होते हैं वो यहाँ से फिल्टर करके किसके में आ जाते हैं, बोमन कैप्सूल में। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जीएफआर किसको कहते हैं। तो यहाँ पे अपन ने ये तो सिर्फ एक नेफ्रॉन की बात की कि एक नेफ्रॉन इस प्रकार से फिल्ट्रेट बनाता है, लेकिन अगर हम बात करें दोनों किडनियों की, दोनों साइड की जो किडनी होती है उन दोनों किडनियों के अंदर कुल मिलाकर के 20 से 26 लाख नेफ्रॉन होते हैं। यानी कि एक किडनी के अंदर करीब 10 से लेकर के 13 लाख नेफ्रॉन होते हैं और दोनों किडनियों के अंदर मिलाकर के 20 से 26 लाख नेफ्रॉन होते हैं। उन दोनों किडनियों के अंदर पाए जाने वाले 20 से 26 लाख नेफ्रॉन के द्वारा जो ब्लड उनके पास में आता है उसमें से फिल्टर करके जितना वो फिल्ट्रेट प्रति मिनट बना देती है उसी को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या उसी को हम जीएफआर कहते हैं। और अगर हम इस जीएफआर की बात करें तो इस जीएफआर को अगर अपन देखें तो ये प्रति मिनट होती है 125 ml पर मिनट। यानी कि हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाने वाली दोनों किडनियों के सारे नेफ्रॉन्स के द्वारा 1 मिनट के अंदर 125 ml फिल्ट्रेट बनाया जाता है और उस 125 ml फिल्ट्रेट को ही हम जीएफआर कहते हैं। तो पहली बात तो जीएफआर किसको कहेंगे, तो हम आंसर देंगे कि दोनों किडनियों के सारे नेफ्रॉन के द्वारा प्रति मिनट जो फिल्ट्रेट बनाया जाता है उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। और नॉर्मल अगर हम बात करें तो जीएफआर होती है 125 ml पर मिनट। अब सोचिएगा कि अगर एक पर्सन के द्वारा दोनों किडनियों के द्वारा 1 मिनट के अंदर 125 ml फिल्ट्रेट बनाया जाता है, तो अगर हम बात करें तो पूरे दिन की 24 घंटे की अगर अपन बात करें तो 24 घंटे के अंदर एक पर्सन के द्वारा करीब 180 लीटर फिल्ट्रेट बनाया जाता है। अगर हम बात करें 24 घंटे के अंदर कितनी जीएफआर होती है तो 24 घंटे के अंदर करीब 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है और प्रति मिनट की बात करें तो 125 ml। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जीएफआर कितनी होती है, गर्भावस्था या प्रेगनेंसी के दौरान जीएफआर कितनी होती है। तो प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मल जीएफआर जो होती है उसका 50% बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान 50% जीएफआर इंक्रीज हो जाती है। और अगर नॉर्मल जीएफआर 125 ml पर मिनट है तो 125 ml का 50% जो होता है वो होता है लगभग 62.5 ml। यानी कि 125 का अगर 50% जीएफआर बढ़ जाती है तो 125 का 50% होता है लगभग 62.5 ml। और अगर हम बात करें 125 ml के अंदर अगर अपन 62 ml को ऐड कर दें तो अराउंड बढ़ करके हो जाती है 187 ml पर मिनट। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है। तो हम आंसर देंगे कि दोनों किडनियों के सारे नेफ्रॉन्स के द्वारा प्रति मिनट जितना फिल्ट्रेट बनाया जाता है उसको हम जीएफआर कहते हैं।
जो कि नॉर्मली प्रति मिनट होता है 125 ml पर मिनट, और अगर अपन बात करें फुल डे की तो अराउंड 180 लीटर होता है। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के दौरान जीएफआर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हीमोडाइल्यूशन की और प्लाज्मा की वॉल्यूम बढ़ने की वजह से करीब 50% जीएफआर बढ़ जाती है, और 50% जीएफआर का मतलब होता है 62.5 ml बढ़ जाना, और बेस लाइन 125 है, उसमें 62.5 ml जोड़ दें तो बनता है करीब 187.5 ml। और काफी साथी इसमें यहाँ पर लिख रहे हैं कि 187.5 ml होगा। यस 187.5 ml होगा, पर जो एग्जाम होता है उसके अंदर मोस्टली ऑप्शन जो होता है वो होता है 187 ml पर मिनट। यहां तक क्लियर है क्या? उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एंजाइम रेनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। कई बार साथी होते हैं जल्दीबाजी में इन क्वेश्चंस को गलत कराते हैं और उसके बाद में क्लेम करते हैं कि नहीं ये मेरा तो 100% ठीक था, मेरे मार्क्स इतने कम कैसे आ गए। अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है एंजाइम रेनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। रेनिन एंजाइम किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? ऑप्शन ए है स्टोमक, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी है किडनी एंड ऑप्शन डी है लिवर। तो यहां पर देखिएगा बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखिएगा यहां लिखा हुआ है RENIN। कई बार यहां पर होता है RENNIN। अब हमें क्वेश्चन को केयरफुली देखना है कि इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है, RENIN है या RENNIN है। अगर ऑप्शन पूछ रहा है या क्वेश्चन ये पूछ रहा है एंजाइम रेनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो याद रखिएगा ये जो एंजाइम है ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक मींस प्रोटीन का लाइसिस करने वाला, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने वाला एंजाइम। अगर ये RENNIN के बारे में पूछ रहे हैं तो ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि किसके द्वारा, स्टोमक के द्वारा, गैस्ट्रिक सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ये एंजाइम RENIN की बात करें तो ये उस रेनिन की बात करते हैं जिसको अपन पढ़ते हैं रास सिस्टम के अंदर, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, या जिसको हम रास सिस्टम कहते हैं। अगर RENIN वाला है तो ये वो है जो रास सिस्टम के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। और अगर हम बात करें कि ये रास सिस्टम में जो रेनिन ये जो है एंजाइम काम आता है, ये कौन से ऑर्गन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो आंसर जाएगा किडनी के अंदर। और अगर हम बात करें कि किडनी के अंदर भी किसके द्वारा, तो मान लीजिए ये इस प्रकार से अगर अपन बात करें नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के पास में जो ब्लड लेकर के आने वाली वेसल्स होती है जिसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल, उसके बाद में ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का नेटवर्क और देन इफरेंट आर्टीरियोल। ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, ये ब्लड लेकर के आने वाली वेसल्स है जिसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है, इस एफरेंट आर्टीरियोल की दीवार पर कुछ स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है। इस एफरेंट आर्टीरियोल की दीवार पर कुछ स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती है, और ये जो सेल्स होती है इन सेल को कहा जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, या इसी को कहा जाता है ग्रेन्युलर सेल। इसके अंदर रेनिन के ग्रेन्यूल्स या दाने पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है ग्रेन्युलर सेल्स, या इसी को कहा जाता है जक्स्टा। जक्स्टा का मतलब होता है इन फ्रंट, इन फ्रंट या सामने। अगर अपन बात करें जक्स्टा ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर मींस ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के जो फ्रंट में या आगे की ओर सेल पाई जाती है उन सेल को कहा जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, या इसी को कहा जाता है ग्रेन्युलर सेल्स। यही वो सेल्स होती है जिनके द्वारा एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? रेनिन एंजाइम, जो कि रेनिन, जो कि अगर अपन बात करें तो जो ये रास सिस्टम है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो यहां पर जब ये एंजियोटेंसिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन जो कि लीवर के द्वारा बनता है, वो अगर एंजियोटेंसिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन आता है तो उसको ये क्या करता है, जब रेनिन रिलीज होता है तो उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, पहला तो कि ये रेनिन एंजाइम किडनी के द्वारा, किडनी के अंदर कौन सी सेल के द्वारा, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल या ग्रेन्युलर जो सेल्स होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है या रिलीज किया जाता है। दूसरा यहां पर यह भी याद रखना है कि अगर आपको कहीं पर भी RENNIN पूछा जाता है तो ये रेनिन जो है ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि गैस्ट्रिक सेल के द्वारा क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा,
द हार्मोन दैट इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वह हार्मोन जो कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर हम बात करें इसके अंदर ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन है एडीएच, दूसरा ऑप्शन है कैल्सिटोनिन, तीसरा ऑप्शन है एल्डोस्टेरोन, चौथा ऑप्शन है एएनपी। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कि वाटर या पानी के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, तो बहुत सारे साथी इसके अंदर आंसर दे रहे हैं। अगर अपन बात करें, सबसे पहले आंसर है इसके अंदर ऑप्शन ए दिया हुआ है एडीएच। एडीएच के पूरे नाम की बात करें तो यह है एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। अगर हम बात करें कि इसका राइट चॉइस क्या होगा, तो आंसर जाएगा कि इसका राइट चॉइस भी एडीएच ही है। अगर हम बात करें कैल्सिटोनिन, ये कैल्सिटोनिन जो है ये तो आपको पता है कैल्शियम और फॉस्फेट से संबंधित है, ये कैल्शियम और फॉस्फेट से रिलेटेड है। ऑप्शन सी एल्डोस्टेरोन और एएनपी। अगर हम बात करें ये एल्डोस्टेरोन और एएनपी ये प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल होते हैं सोडियम के, और सोडियम के साथ साथ ये किसका, पानी का। लेकिन ये मुख्य रूप से वाटर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए। और प्राइमरली अगर बेसिकली बात करें तो ये सोडियम और पोटेशियम से संबंधित है, और साथ में ये किसका, वाटर को भी रेगुलेशन के अंदर हेल्प करते हैं। बट अगर हम बात करें तो मेन है इसके अंदर एडीएच, जिसका नाम अपन ने दिया है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक मतलब या डायूरेसिस, डायूरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिन का फॉर्मेशन। डायूरेसिस मींस एक्सेसिव यूरिन का फॉर्मेशन। अब इसके अंदर आगे लिखा हुआ है एंटी, एंटी मींस अगेंस्ट में काम करने वाला, यानी एक ऐसा हार्मोन जो रिलीज होने पर यूरिन के आउटपुट को कम कर देता है। एक ऐसा हार्मोन या एडीएच की अगर अपन बात करें तो जब वो रिलीज होगा तो वो यूरिन आउटपुट के अगेंस्ट में काम करता है, यानी कि ये जब जब रिलीज होगा तब तब बॉडी के अंदर यूरिन आउटपुट को कम कर देगा। और अगर हम बात करें कि बेसिकली अगर अपन सोचें कि हमारी बॉडी के अंदर एडीएच के रिलीज होने की जरूरत कब पड़ेगी, एडीएच बनेगा कहाँ, एडीएच स्टोर कहाँ होगा। अगर अपन सबसे पहले बात करें एडीएच हार्मोन की, तो एडीएच हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन तो होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। प्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो ये कहाँ पर होगा, हाइपोथैलेमस के अंदर। और हाइपोथैलेमस के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। हाइपोथैलेमस के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, याद रखिएगा, जिसको हम कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। इस सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के द्वारा एडीएच का प्रोडक्शन किया जाता है। और दूसरा न्यूक्लियस होता है जिसको हम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं, उसके द्वारा जो रिलीज किया जाता है वो किया जाता है ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एडीएच के बारे में। सबसे पहला कि इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो आंसर देंगे कि हाइपोथैलेमस के अंदर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के द्वारा बनाया जाता है। और यहाँ से बनने के बाद में ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी एडीएच का प्रोडक्शन तो हुआ हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से, और बनने के बाद में ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में चला जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एडीएच का स्टोरेज कहां पे होता है, तो आंसर देंगे कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है। और जब जब बॉडी के अंदर जरूरत होती है तो ये एडीएच रिलीज या सीक्रेट कहां से होता है, तो आंसर देंगे कि इसका सीक्रेशन जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो दो चीजें तो यहीं पर क्लियर कर लेना कि एडीएच का प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है, वहां से बनने के बाद में ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि इसका स्टोरेज जो होता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में होता है। और जब जब हमारी बॉडी के अंदर इसके सीक्रेशन की जरूरत होती है तो ये सीक्रेट कहां से होता है, आंसर जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बात आती है कि एडीएच की हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होने की जरूरत कब पड़ेगी। हमें पता है कि जब जब हमारी बॉडी के अंदर एडीएच रिलीज होगा वो यूरिन आउटपुट को कम करेगा। और यूरिन आउटपुट कम कब होगा, जब हमारी बॉडी के अंदर जो नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेट बन रहा है वहां से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा। अब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा जब जब हमारी बॉडी के अंदर एडीएच रिलीज होगा। ऐसी कोई भी कंडीशन जब हम डिहाइड्रेट हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है, जब हमारी बॉडी के अंदर हाइपोटेंशन डेवलप हो रहा है, हाइपोवोलिमिक हो रहे हैं, जब बॉडी के अंदर फ्लूइड लॉस हो गया, किसी भी वजह से हम हाइपोवोलिमिक, हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन में जा रहे हैं, और जिस दौरान हमारी बॉडी को फ्लूइड को रोकने की जरूरत है। अब मान लीजिए आप हाइपोटेंशन में जा रहे हैं, आप हाइपोवोलिमिक स्टेट में जा रहे हैं, आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं,
उस दौरान आपकी बॉडी को पानी मिल नहीं रहा है, लेकिन बॉडी कोशिश क्या करेगी कि जो पानी यूरिन के साथ बाहर निकल रहा है उसको रोका जाए। अब उसको रोकने के लिए क्या करेगा, उस दौरान हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच रिलीज होगा। और अगर हम बात करें कि एडीएच हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होने के बाद में क्या काम करेगा, अगर हम बात करें कि एडीएच हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होने के बाद में, मान लीजिए ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ से एडीएच रिलीज हुआ, और एडीएच रिलीज कब होगा, अगर अपन बात करें जब हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन, जब हमारी बॉडी के अंदर अगर अपन बात करें हाइपोवोलीमिया हो गया, और जब हमारी बॉडी को फ्लूइड रोकने की या पानी को रोकने की जरूरत है, उस दौरान एडीएच रिलीज होगा। और एडीएच रिलीज होने के बाद में अगर अपन बात करें कि ये कहाँ पर एक्ट करेगा, तो ये नेफ्रॉन के ऊपर आकर के एक्ट करेगा। और नेफ्रॉन के अंदर भी अगर अपन बात करें किस पोर्शन के ऊपर एक्ट करता है, तो नेफ्रॉन के अंदर आकर के ये एक तो कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर, और दूसरा ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डीसीटी के ऊपर। जब जब एडीएच रिलीज होता है ये आकर के एक तो डीसीटी के ऊपर, और दूसरा ये जब रिलीज होता है ये आकर के इस कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर, इन दोनों जगह पर आकर के एक्शन दिखाता है। अगर हम बात करें कि ये एडीएच आकर के यहाँ पर क्या एक्शन दिखाएगा, तो जब ये यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है और जो यहाँ पर वाटर यहाँ बॉडी से बाहर यूरिन के साथ निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको रोकने के लिए डीसीटी के ऊपर और इस कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर कुछ चैनल्स पाए जाते हैं। उन चैनल्स को हम कहते हैं एक्वापोरिन चैनल। एक्वा मीन्स वाटर, एक्वा गार्ड, पानी को सुरक्षित करने वाला, जिसको हम एक्वा गार्ड कहते हैं। उसी हिसाब से आपको याद रखना है, एक्वापोरिन चैनल वो चैनल्स होते हैं जो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन के लिए काम करते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन, हाइपोवोलीमिया, हाइपोटेंशन होगी, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी और हमारी बॉडी में पानी के रोकने की जरूरत होगी, उस दौरान ये एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा। रिलीज होकर के इस डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो पाए जाने वाले एक्वापोरिन चैनल है, इनकी एक्टिविटी बढ़ा देगा। इसकी एक्टिविटी बढ़ाने ना ठीक उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से जाकर के इसके कान में ये कहना है कि आपको पानी रोकना है। तो ये एक्वापोरिन चैनल यहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं, और जब जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तब तक हमारे प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, यानी कि बॉडी के अंदर तो फ्लूइड वापस क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसी दौरान जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, उसी दौरान जब यूरिन के साथ पानी कम निकलेगा तो यूरिन आउटपुट क्या होगा, कम होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी आप डिहाइड्रेट होते हैं, जब भी आपकी बॉडी में वाटर कंजर्व करने की या रोकने की जरूरत है, और जब जब एडीएच रिलीज होता है तब तब वहां पर जाकर के आप देखेंगे कि यूरिन आउटपुट भी उस दौरान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बिकॉज उस दौरान क्या रिलीज हो रहा होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या एडीएच उस दौरान रिलीज होता है। तो एडीएच से संबंधित कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि एडीएच जो कि हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के द्वारा बनाया जाता है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोरेज होता है उसका, और वहीं से उसका क्या होता है, सिक्रीशंस होता है। और अगर अपन बात करें जब भी एडीएच रिलीज होता है, ये डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाकर के एक्वापोरिन चैनल की एक्टिविटी बढ़ाता है, और वहां उनकी एक्टिविटी बढ़ा करके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। दूसरा क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एडीएच का मेन एक्शन कहां पर होता है। वैसे तो एडीएच का एक्शन डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट दोनों पर ही होता है, लेकिन फिर भी अगर हमें इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना है तो इस कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर इसका एक्शन ज्यादा होता है। बिकॉज जो डीसीटी होती है, इस डीसीटी की लेंथ होती है 14 mm, जबकि ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, इस कलेक्टिंग डक्ट की जो लेंथ होती है वो 22 mm होती है। अब जब अगर अपन बात करें इनकी लेंथ कलेक्टिंग डक्ट की ज्यादा है, तो एक्वापोरिन चैनल भी कहां पर ज्यादा होंगे, तो हम आंसर देंगे कि कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर ज्यादा होंगे। और अगर यहां पर एक्वापोरिन चैनल ज्यादा होंगे तो यहां पर एक्शन ज्यादा होगा, यहां से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा करवाया जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि ये एडीएच कहां एक्ट करता है, तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट दोनों पे ही करता है, बट इनमें भी अगर एक सेलेक्ट करना है तो अब आंसर देंगे कि कलेक्टिंग डक्ट पर इसका बेसिकली या मुख्य रूप से एक्शन होता है। यहां तक क्लियर है क्या? उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें, तो आज के सेशन के अंदर अपन ने रीनल सिस्टम से रिलेटेड कुछ इजी क्वेश्चंस के बारे में बात की है। उम्मीद करता हूं जितना भी अपन ने आज डिस्कस किया वो आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू।